व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अपने कक्षा 11 क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम मूल कंसेप्ट या सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, अगर आप इस चैप्टर में फंसो तो समझ लेना कि आपको 9th के 3rd चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमारे 9th के 3rd चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, समझना और फिर आप इस चैप्टर को देखना जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर है। और नहीं तो हम इसकी शुरुआत में ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में रसायन विज्ञान को बहुत ही बारीकी से समझा जाए। तो अब हम अपने पहले कंसेप्ट की ओर हैं, जिसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। इसे हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम आपको 3 थ्योरीज या 3 नियम के बारे में बच्चों बताएंगे। तो हमारा पहला नियम क्या बोलता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार यह नियम कहता है कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में ना तो किसी द्रव्य को बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो इसे सबसे अच्छा समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने वियोजन अपघटन अभिक्रिया से तोड़ा तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप अभिकारक के तरफ इसका द्रव्यमान निकालोगे तो वह 100 ग्राम और या 56 ग्राम और या 44 ग्राम आता है। अगर हम अभिकारक के द्रव्यमान को देखें तो अभिकारक में 100 ग्राम और उत्पाद में भी 100 ग्राम आता है। जोड़ने से कैसे? 56 और 44 को अगर आपने जोड़ा तो आपको 100 ग्राम मिलेगा। तो इस नियम के अनुसार यह क्लियर होता है कि कोई भी अभिक्रिया हो वह जीवन से या रसायन विज्ञान से जुड़ी हुई, ना तो उस द्रव्य का निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसका मतलब यह है कि आपके अभिकारक में जितना द्रव्यमान होगा, सेम उतना ही द्रव्यमान आपके उत्पाद के साइड में भी होगा। यहाँ पे रिएक्टेंट में जो द्रव्यमान पाया जाएगा वही हमारे प्रोडक्ट साइड भी आएगा। तो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। बच्चों, दूसरा नियम यह बोलता है स्थिर अनुपात का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। इस नियम के अनुसार यह आपको बताता है कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हमें मिलता है जल, और इस रिएक्शन को अगर हम संतुलित करें तो हम देख सकते हैं कि 2H2 और यहाँ 2H2, मतलब कि जल के जब 2 अणु या बच्चों आप इसे सबसे अच्छा लिखने का तरीका है कि जब इसका 2 मोल इस ऑक्सीजन के 1 मोल से अभिक्रिया करता है तो यह 2 मोल ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसे बच्चे हम कैसे समझेंगे? हम यह समझेंगे कि जब 2 मोल हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन के से अभिक्रिया करता है तो 2 मोल जल का निर्माण होता है। अब इसे समझने का स्थिर अनुपात का नियम यह बोलता है कि आप इस जल का निर्माण समुद्र से हो या तालाब से हो या आपके घर में आता हुआ नल का पानी हो, इन सभी में जो जल का रासायनिक सूत्र पाया गया उसका वह सूत्र H2O है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें जल को बनाना है तो जल को बनाने के लिए हमें 2
मोल हाइड्रोजन गैस को जब हम 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें 2 मोल जल की प्राप्ति होगी। और यह जल आपका समुद्र में मिले, तालाब में मिले, या आपके घर के नल का पानी हो, या इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाए या इसे प्राकृतिक रूप से बनाया जाए, इसमें जो जल का सूत्र है वह फिक्स रहेगा, वह स्थिर रहेगा और वह H2O ही होगा। उसी प्रकार अगर हम किसी भी यौगिक या कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो वहां पर जो सूत्र हमें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, वह किसी भी स्थिति, वह कृत्रिम रूप से आए या प्राकृतिक रूप से, उसका जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, वह फिक्स रहेगा। अब हम अपने तीसरे नियम की ओर है जिसे बोला गया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस या गुणित अनुपात का नियम। यह आपको बताता है कि जैसे हम देख सकते हैं बच्चों की हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलकर जब अभिक्रिया करती है या जब मिलकर ये अभिक्रिया करते हैं तो यह जल का निर्माण करते हैं। लेकिन ऐसी भी स्थिति होती है कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है तो एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन, इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके नाम को लिख लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आप देख सकते हो H2O2, आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर यह 2 मोल जब हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है तो 2 मोल जल का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करती है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब अभिक्रिया किया तो उनकी स्थिति में हमें जब ऑक्सीजन के हमने डिफरेंट वैल्यू लिए तो हमें डिफरेंट यौगिक प्राप्त हुआ या यौगिक की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर यह बताता है कि अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 यौगिक की प्राप्ति होती है आपको, या 2 कंपाउंड आपको मिलता है इस नेचर से, इस प्रकृति से, मतलब यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या जिसे हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं उसको फॉलो करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हुआ, हम यहाँ पर Fe2O3 Fe3O4 या कॉपर ऑक्साइड CuO और Cu2O, कॉपर ऑक्साइड और क्रिप्टिक ऑक्साइड को देखते हैं। यहाँ पर आप देखते हो कि कॉपर और ऑक्सीजन ने जब अभिक्रिया की तो इस प्रकृति ने हमें बहुत डिफरेंट टाइप के यौगिक दिए, जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड था और एक कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो यहाँ पर इन्होंने गुणित अनुपात का नियम को फॉलो किया है और यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दर्शाता है। उसके बाद हम अपने एवोगाड्रो के नियम को देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है बच्चों। यहाँ पर उदाहरण में बोल रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया की तो जल का निर्माण किया। तो अगर हम इसे आयतन के भाषा में लिखें, अगर हम इसे आयतन की भाषा में लिखें, और आयतन को हम वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, आयतन को हम वॉल्यूम भी कहते हैं और इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि इसमें कहता है कि इसका जब 2 आयतन 2V, जब इसके ऑक्सीजन के एक आयतन से 1V आपस में संयुक्त होकर जल के 2 आयतन बनाता है। ठीक इसी प्रकार आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, उसे संतुलित करिए और उसे इस नियम के तहत लिख सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसे हम जानते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यह थ्योरी में सबसे पहला थ्योरी बच्चों यह है कि बोलता है कोई द्रव्य क्या होता है बच्चों? द्रव्य वह होता है जिसका द्रव्यमान होता है और वह आयतन और उसका आयतन होता है। मतलब
कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। मान लीजिए कि मैंने एक लकड़ी का ब्लॉक लिया और इस लकड़ी के ब्लॉक को विभाजित किया, तो एक स्थिति ऐसी आएगी बच्चों, एक स्थिति ऐसी आएगी कि मुझे लकड़ी के विभाजन से इतना छोटा एक लकड़ी का टुकड़े की प्राप्ति होगी जिसे और विभाजित करना असंभव हो जाएगा। जब वह स्थिति आ जाएगी तो समझ लेना कि हमारा परमाणु की प्राप्ति हो चुकी है या हमारा परमाणु आ गया है। तो लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी एक हमारा द्रव्य है, और अगर आप किसी द्रव्य को विभाजित करना शुरू करते हो और ऐसी स्थिति आती है कि जब उसका विभाजन असंभव हो जाता है, इसका मतलब यह है कि वह स्थिति या विभाजन के पश्चात प्राप्त जो द्रव्य हमें मिलता है वह हमारा परमाणु कहलाता है। तो अब इसका विभाजन असंभव है। जब विभाजन असंभव हो जाए तो उस छोटे से पदार्थ को हम परमाणु कहते हैं। तो इस लकड़ी के टुकड़े को इतना विभाजित किया गया कि एक स्थिति ऐसी आ गई कि अब उसका विभाजन असंभव है। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु, बच्चों अगर मैंने आपको आयरन दिया और मैंने आपको फिर एक दूसरा आयरन किसी दूसरे स्रोत से लाके दिया, तो यह दोनों आयरन है, इनके गुणधर्म एक समान होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज एक समान होंगी, इनके द्रव्यमान एक समान होंगे। तो यह चीज हमें समझ में आती कि सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। यहाँ पे अपना तत्व मैंने आयरन लिया है और ये दोनों आयरन मैंने डिफरेंट स्रोतों से प्राप्त किया है। मान लीजिए कि यह आयरन मैंने इसे अमेरिका से प्राप्त किया और इसे भारत से, पर इन दोनों के प्रॉपर्टीज और गुणधर्म एक समान होंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने आयरन लिया और मैग्नीशियम लिया, ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि यह दोनों का परमाणु द्रव्यमान अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, तो यह बात भी सिद्ध होती है। उसके बाद एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात। बच्चों मैं आपको बता दूं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स का जो परमाणु सिद्धांत है वह हमारे बच्चों इस नियम को फॉलो करता है जिसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर यह जो दोनों बातें लिखी हुई हैं यह रासायनिक संयोजन नियम को बताती है। रासायनिक संयोजन का नियम। तो अगर आपसे बच्चों प्रश्न किया जाए कि क्या डाल्टन्स परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियम को फॉलो करता है, तो आपका जवाब होगा हाँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज बोल रहा है कि मान लो कि अगर मैंने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया और उसे जोड़कर मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो ये यही बोलता है कि एक से अधिक तत्व, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे तत्व हैं और यहाँ पर हमारा यौगिक क्या है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम दो मोल मैग्नीशियम और 1 मोल ऑक्सीजन का लेंगे तो हमें 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होगी। इसका मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण के लिए वैल्यू फिक्स है, निश्चित है, स्थिर है। तो यह हमारे रासायनिक संयोजन के नियम को फॉलो करता है। रासायनिक संयोजन का कौन सा नियम बच्चों, इसे स्थिर अनुपात के नियम से आप समझ सकते हो। यह स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो करता है, स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु
पुनः व्यवस्थित होते हैं, ना उन्हें बना सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं। यह हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बच्चों। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो हमने समझा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जो 4 सिद्धांत की बातें की गई है, उसमें पहला सिद्धांत तो यह कहता है कि किस द्रव्य को परमाणुओं से बना होता है और उसका विभाजन असंभव है। मतलब यहाँ पे हमने समझा कि अगर लकड़ी को आप टुकड़े कर रहे हो तो आपको एक ऐसी स्थिति मिलेगी कि फिर उस लकड़ी के टुकड़े को फिर से विभाजित नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में जो प्राप्त पदार्थ हमें होगा उसे हम परमाणु कहेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर आयरन और मैग्नीशियम के उदाहरण से समझा कि कैसे या इसके सिद्धांत को सिद्ध करता है। फिर हमने रासायनिक संयोजन का नियम समझा, और रासायनिक संयोजन के नियम से हमने यह समझा कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह रासायनिक संयोजन का नियम को फॉलो करता है। उसके बाद हम अब परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान की बातें करेंगे, जिसे हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको देती हूं कि परमाणु संख्या, मैं आपको देती हूं यहाँ पर परमाणु संख्या और यहाँ पे तत्व और उसका परमाणु द्रव्यमान। तो जैसे यहाँ पर अगर हमने 11 बात किया, उसका तत्व सोडियम और उसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। जैसे अगर हमने 12 बात किया, वह तत्व मैग्नीशियम और या इसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। इस तरह आपको कोशिश करना है कि 1 से लेकर 20 तक जितने भी तत्व हैं उनका नाम, उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आपको पता हो। तो बच्चों, हमारे भाग 1 में हम इतना ही देखते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।